रसायन शास्त्र। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक चल रहा है अपना इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जिसे अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रा या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने देखा था विद्युत चुम्बकीय विकिरण किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इसके तल होते हैं, किस तरीके से इसका विद्युत क्षेत्र होता है, चुम्बकीय क्षेत्र होता है और इसकी एनर्जी लैम्डा और आवृत्ति की जो है वो किस तरीके से ये रेज़ की जो है वो घटती बढ़ती है, किसकी सबसे ज़्यादा होती है, कॉस्मिक रेज़ की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, लैम्डा सबसे कम होती है। इसी तरीके से लास्ट में अपने जो आती है रेडियो वेव्स, इसकी जो लैम्डा है वो सबसे ज़्यादा होती है और एनर्जी सबसे कम होती है। तो आज अपन छोटे छोटे डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, या फिर इसे तरंग दैर्ध्य भी कहा जाता है। तो किसी तरंग में उसके दो निकटवर्ती शिखरों अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। यानी कि वेवलेंथ किसे कहते हैं? कोई भी अपनी वेव है जिसके दो जो क्लोजेस्ट इसे क्रस्ट होते हैं और थ्रोट्स होते हैं, इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? लैम्डा के द्वारा नापा जाता है। अब लैम्डा को जो है मेनली वेवलेंथ को जो है वो एंगस्ट्रॉम में अपन डिफाइन करते हैं, एंगस्ट्रॉम में अपन लिखते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग जो मात्रक हैं उनमें इनकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। जैसे कि अपन देखें तो एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये सब अपन मीटर में काउंट कर लेते हैं क्योंकि मीटर जनरली ज़्यादा यूज़ में आता है। और 1 म्यू किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रो म्यू किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻9 एम के बराबर होता है। और 1 नैनोमीटर भी किसके बराबर होता है? 10⁻�9 मीटर के बराबर होता है। अब 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? अगर अपन एंगस्ट्रॉम में इसको डिनोट करें तो ये होता है 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, तो पास में ये इसका डायग्राम दिखाया गया है जिसमें दो निकटवर्ती शिखर या फिर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा गया है? लैम्डा कहा गया है। ये क्या है? तरंग की गति है इस तरीके से, जो कि पहले एक तल के ऊपर की तरफ, फिर सेम दूरी और सेम अमाउंट में नीचे की तरफ, इस तरीके से जो है अपनी वेव जो है गति करती है। तरंग की गति इस तरीके से होती है जिसमें दो निकटवर्ती शिखरों के बीच में या फिर दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? लैम्डा कहा जाता है। इसके बाद आता है वेव नंबर। ठीक है, जिसे न्यू बार से डिनोट करते हैं। न्यू लिखते हैं अपन, उसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं जिसे कहा जाता है न्यू बार। ठीक है, इसे वेव नंबर या फिर तरंग संख्या भी कहा जाता है, जो कि लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी जितनी ज़्यादा लैम्डा होगी उतना ही वेव नंबर कम होगा, या फिर वेव नंबर जितना ज़्यादा होगा लैम्डा उतना ही कम होगा। तो वेव नंबर न्यू बार को कैसे डिनोट करते हैं? 1 सेंटीमीटर में तरंग दैर्ध्य की संख्या को क्या कहा जाता है? तरंग संख्या कहा जाता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने वेवलेंथ प्रेजेंट है उनको क्या कहा जाएगा? उसका वेव नंबर कहा जाएगा। उस तरंग का, उस वेव का वेव नंबर कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में अपन को देखना है कितने लैम्डा प्रेजेंट है, तो वो जो लैम्डा की संख्या होगी वो उस वेव का क्या हो जाएगा? वेव नंबर हो जाएगा। इसे किससे डिनोट करते हैं? सेंटीमीटर इनवर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी, जिसके अंदर अपन देखते हैं जिसे न्यू से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है किसी बिंदु से होकर प्रति सेकंड में गुजरने वाले तरंग दैर्ध्यों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहा जाता है। यानी कोई भी एक बिंदु है, उससे पर सेकंड कितने वेवलेंथ जो है वो गुजर रही है, उसे उसकी क्या कहा जाता है? वेव की क्या कहा जाती है? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जिससे कि फॉर्मूला क्या होता है इसका? न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। c है यहाँ पर प्रकाश का वेग, जो आपको पता है क्या होता है? 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर न्यू जो है इसका मात्रक होता है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज के द्वारा डिनोट करते हैं, जिसे कि h और उसके बॉटम में z लिखा जाता है। इसके बाद आता है वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी वही c
इजकल टू न्यू लैम्डा। ऊपर वाले फॉर्मूले में अपन को दिख रहा है न्यू इजकल टू सी बाय लैम्डा, तो सी अगर अपन इसमें से निकालेंगे एक तरफ लेंगे तो क्या आएगा, न्यू लैम्डा आ जाएगा। तो ये क्या होती है, वेलोसिटी। इसके बाद आती है एनर्जी। एनर्जी होती है एच न्यू। न्यू यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, एच है यहाँ पर जो है आपके प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ठीक है, तो ये थे कुछ सिंपल डेफिनेशंस जिसमें कि अपन ने देखा वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और एनर्जी। इसके बाद अपन देखते हैं कि यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है अपन स्टार्ट करते हैं, पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटी स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर की क्या है, सबसे पहले देखते हैं इसकी रेंज क्या होती है। इसकी रेंज होती है 100 से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, या फिर 3800 एंगस्ट्रॉम तक भी बोल सकते हैं इसको, यानी 100 से 4000 एंगस्ट्रॉम तक की इसकी रेंज होती है। ये जो अभी लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि इनकी एनर्जी किस किस तरीके से कम ज़्यादा होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से बदलती है, तो ये वो उसकी रेंज है जो कि यूवी पराबैंगनी किरणें जिसकी रेंज में आती है वो होती है आपके 100 से 4000 एंगस्ट्रॉम तक, जिसको भी फिर फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, नियर यूवी और फार यूवी। ठीक है, निकट पराबैंगनी और सुदूर या फिर निर्वात पराबैंगनी। तो नियर यूवी जो है ये आपके है 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम तक, और फार यूवी जो है ये है 100 से 2000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, तो टोटल रेंज इसकी क्या है, 100 से 4000, 100 से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिसमें कि 100 से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम तक है सुदूर या निर्वात पराबैंगनी किरणें, और इसके बाद 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम तक आती है निकट यूवी या फिर निकट पराबैंगनी किरणें। ठीक है, अब यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या है, यूवी ऊर्जा अणु के बाह्यतम कोश के ढीले इलेक्ट्रॉन को संक्रमण हेतु जो है वो पर्याप्त होती है। यानी किसी भी अणु के अंदर, अणु पर यदि अपन यूवी रेज को डालते हैं तो क्या होता है, उस अणु के बाह्यतम कोश में जो सबसे ढीले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संक्रमण कर जाते हैं, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर से वो उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं, या फिर यूवी एब्जॉर्प्शन बैंड कहा जाता है। अध्ययन से इसके क्या होता है, अनसैचुरेशन का पता चलता है, यानी कि किसी भी अणु या फिर मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं ये पता चलता है। कॉन्जुगेशन का पता चलता है, एरोमेटिसिटी का पता चलता है, वो एरोमेटिक है या नहीं है, इस न्यूक्लियस का पता चलता है। ठीक है, तो यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, किसी भी अणु या फिर या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी रेज जो है वो डाली जाती है, जिससे कि उसके जो ढीले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाह्यतम कोश के, वो क्या कर जाते हैं, संक्रमण कर जाते हैं। ठीक है, यानी ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर संक्रमण कर जाते हैं। इसलिए ही इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या अवशोषण स्पेक्ट्रा कहा जाता है। और इसके द्वारा अपन को क्या क्या पता चलता है, अनसैचुरेशन का पता चलता है, यानी कि डबल बॉन्ड है या नहीं, कॉन्जुगेशन का पता चलता है, दो जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट प्रेजेंट है या नहीं, इससे पता चलता है अपन को, जिसे कि कॉन्जुगेशन कहा जाता है। एरोमेटिसिटी का पता चलता है, एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं, ये भी अपन को किससे पता चलता है, उसमें डबल बॉन्ड की स्थिति से ही पता चलता है। ठीक है, इसके बाद आता है, जैसे ये एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर अपन देख सकते हैं कि बीच में आपके जो है ये L लंबाई का एक अपने कोई भी आप मान लीजिए एक पात्र है जिसके अंदर की अपना पदार्थ भरा हुआ है, जो कि लिक्विड सॉलिड फॉर्म किसी में भी हो सकता है। अब I0 जो है अपन ने I0 इंटेंसिटी की जो यूवी रेज है अपन ने इसके ऊपर डाली, जिससे कि इससे गुजरती हुई केवल I अपन को क्या मिली, इंटेंसिटी की रेज मिली। ठीक है, तो I0 और I में जो डिफरेंस होगा उससे अपन क्या निकाल लेंगे, यूवी स्पेक्ट्रम, जिससे कि अपन को पता चलेगा। ठीक है, C है इसकी कंसंट्रेशन और A है A इजकल टू एप्सिलॉन CL। इसे अपन आगे पढ़ेंगे अवशोषण के नियम में, एब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है।
अवशोषण नियम, तो पहला नियम है लैम्बर्ट का नियम, पहला नियम है लैम्बर्ट का नियम, दूसरा है बियर का नियम। उसके बाद इन दोनों के नियम को कंबाइन कर दिया गया था, जिससे कि तीसरा नियम आया, जिसे बियर लैम्बर्ट लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है अपने पास लैम्बर्ट लॉ। तो लैम्बर्ट लॉ ने क्या कहा, जब किसी समांगी अवशोषक माध्यम में से एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णी यानी कि मोनोक्रोमेटिक प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाता है तो अवशोषणांक किरण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी A इंटू जो अवशोषणांक है, जिसे कि A से डिनोट कर रहे हैं, उसकी लंबाई के क्या है, समानुपाती। ये किसने बताया, लैम्बर्ट ने। एक बार फिर से देखते हैं लैम्बर्ट ने क्या कहा, जब किसी समांगी अवशोषक माध्यम में से मोनोक्रोमेटिक प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाता है तो इसका जो अवशोषणांक है किरण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि उतना ज़्यादा अवशोषण होगा जितने की पथ की लंबाई होगी। फिर सेकंड है बियर। बियर ने क्या बताया, बियर ने बताया सेम यही चीज़ बताई, लेकिन इन्होंने कहा जो अवशोषणांक है वो उसकी जो उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है या फिर समांगी अवशोषक माध्यम जो प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। लैम्बर्ट ने तो कहा कि पथ की लंबाई पर निर्भर करेगा, और बियर ने क्या कहा, जो माध्यम अपने पास प्रेजेंट है उसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के नियम को कंबाइन कर दिया गया, जिसे कि बियर लैम्बर्ट का नियम कहा जाता है, जिसके अनुसार अवशोषणांक जो होगा वो किसके समानुपाती होगा, सांद्रता और पथ की लंबाई दोनों के समानुपाती होगा, यानी A इज़ प्रोपोर्शनल टू C इंटू L। C है यहाँ पर सांद्रता, कंसंट्रेशन माध्यम की, और L है यहाँ पर पथ की लंबाई। ठीक है, तो जब भी अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जो कि यहाँ पर अपन ने कांस्टेंट लिया है अपसाइलन, तो A इज़ इक्वल टू अपसाइलन CL लिखा जाता है। ठीक है, तो कैपिटल A है यहाँ पर अवशोषणांक, जिसे कि प्रकाशीय घनत्व भी कहा जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी इसे बोला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है log 10 I नॉट अपॉन I। I जो है वो आपतित किरणों की तीव्रता है, जो अपन हमने ऊपर डायग्राम में देखी थी। I नॉट क्या है, जो अपन किरण को माध्यम के ऊपर डाल रहे हैं, ये है आपतित किरण है I नॉट, और उसके बाद माध्यम में से प्रवाहित होने के बाद जो बाहर निकलती है किरणें, उनकी तीव्रता क्या है, केवल I। तो I क्या है यहाँ पर, परागम्य किरणों की तीव्रता। ठीक है, तो A का एक और फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला तो क्या है, A इज़ प्रोपोर्शनल टू C इंटू L, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा, तो A इज़ इक्वल टू अपसाइलन CL। और A का और फॉर्मूला कौन सा हो सकता है, इंटेंसिटी की फॉर्म में log 10 I नॉट बाय I। ठीक है, तो I नॉट ध्यान रखना, I नॉट ऊपर आ रहा है और I नीचे आ रहा है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, जैसे कंपटीशन एग्जाम में 4 ऑप्शन बनाने होते हैं, तो log 10 ध्यान रखना, इसमें log 10 है, ऑप्शन में log E भी दिया हुआ आएगा, I नॉट नीचे भी दिया हुआ आ सकता है, तो आप ध्यान रखना इस A का फॉर्मूला है log 10 I नॉट बाय I। ठीक है, तो अब अपसाइलन है यहाँ पर मोलर अवशोषणांक या फिर मोलर विलोपन गुणांक भी कहा जाता है। C है यहाँ पर सांद्रता, जो कि ग्राम मोल पर लीटर के अंदर है। तो ये अपसाइलन जो है आपका मोलर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है या फिर कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो ये है बियर लैम्बर्ट का नियम। ये है अपनी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर अपन ने देखा इसकी रेंज क्या होती है, 100 से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जो कि अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड की है, नियर यूवी और फार यूवी। फार यूवी है आपके 100 टू, फार यूवी आई है आपके 100 टू 2000, और नियर यूवी आई है 2000 टू 400। ठीक है, इसके बाद देखा अवशोषण नियम, जिसमें लैम्बर्ट का नियम, बियर का नियम, और इन दोनों को कंबाइन करके आया है बियर लैम्बर्ट का नियम। अब इसके बाद नेक्स्ट है अपने कि इससे कॉन्जुगेशन का इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, ये अपन आगे की क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।